देखिए कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव, देखो हम लोग ने पढ़ लिया कि सब्सटेंस कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा, डीके हुआ कैसे हुआ, क्या रेडिएशन हुआ, ये सारी कहानी हम लोग ने पढ़ ली। लेकिन अभी लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बच्चों समझिए, मान लो कि यूरेनियम का आपके पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये अभी डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, कोई भी रेडिएशन इससे निकल रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि डीके अभी हो जाए, जरूरी नहीं है कि डीके अभी हो जाए। हो सकता है कि अभी आपने हाथ में लिया और तुरंत हो जाए, अभी हाथ में आपने लिया, हो सकता है कि 1 महीने बाद हो जाए, हो सकता है आप कि पूरी जिंदगी में भी वो डिके ना हो। आप लिए हैं, अपने लड़के को आपने दे दिया, वो भी लिया हुआ, अभी डिके नहीं हुआ, फिर उसका बच्चा हो गया, वो भी डिके नहीं हुआ, हो सकता है 3-4 जनरेशन खत्म हो जाए और उसमें डिके ना हो। मतलब इट्स अ प्योरली रैंडम प्रोसेस, इट्स अ प्योरली रैंडम प्रोसेस। हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है कभी ना हो, मतलब कभी तो होगा लेकिन हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में उसको देख ना पाए। तो इट्स अ प्योरली रैंडम प्रोसेस, इट्स अ प्योरली रैंडम प्रोसेस। तो जो प्रोसेस आपका रैंडम होता है ना, तो उसकी क्या की जाती है, उसकी एग्जैक्ट एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। कोई प्रोसेस रैंडम है, देखो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की तो एप्पल ऊपर से गिरा, अच्छा जितनी बार छोड़ोगे उतनी बार गिरेगा, जितनी बार छोड़े उतनी बार नीचे गिरा। अच्छा एप्पल कह रहा नहीं हम गिरेंगे नहीं, अब की बार छोड़ा अब की बार गिरे, अब की बार छोड़ा तो अब की बार ऊपर चले गए, एक बार छोड़ा तो अब की बार भाग गए। अलग अलग बार अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उस चीज की एग्जैक्ट एनालिसिस आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं थोड़ा आपको स्टैटिकल के टर्म में समझा रहा हूं, ढंग से समझ लो। जब कोई प्रोसेस ऐसा होता है जो रैंडम हो, शब्द पे मत जाइए, शब्द मतलब समझिए, कोई प्रोसेस रैंडम होता है तो उसकी एग्जैक्ट एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर क्या करें, तो फिर आगे चर्चा आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे उसकी एनालिसिस करें, कैसे देखें, तो उसको बोलते हैं स्टैटिकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन स्टैटिक्स, इज बेस्ड ऑन स्टैटिक्स। और स्टैटिक शब्द से आप क्या समझते हैं? स्टैटिक्स का मतलब है डेटा, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? डेटा। और डेटा का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। भाई देखो इतनी बार हमने सेब को फेंका तो नीचे गिरा, इतनी बार फेंका तो 100 बार फेंका तो 50 बार नीचे आया, 25 बार इधर गया, 25 बार इधर गया, 25 बार ऊपर गया, मतलब जो भी है ना, उसकी हमने क्या किया, मतलब एक्सपेरिमेंट को एक नंबर ऑफ टाइम क्या किया, हमने परफॉर्म किया। और परफॉर्म करने के बाद उसका स्टैटिकल डेटा बनाया, उस स्टैटिकल डेटा को हमने एनालिसिस की और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमने आपको रिजल्ट दिया। उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकल एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकल एनालिसिस। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो ये प्रोसेस है किसका? रेडियो एक्टिव डिके का, रेडियो एक्टिव डिके का। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा है? एकदम रैंडम प्रोसेस है। कैसा है? रैंडम प्रोसेस। तो इसको पहले से प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है डिके अभी हो जाए, हो सकता है कि 100 साल 1000 साल में भी डिके ना हो, 1000 साल के बाद डिके हो रहा हो। तो कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं कि डिके कब होगा। तो इसकी एक स्टैटिकल एनालिसिस की किसने की? रदरफोर्ड और सोडी ने। किसने की? रदरफोर्ड और सोडी ने, ठीक है। इन्होंने दिया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। क्या बोला? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, या इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके का लॉ, ठीक है। रदरफोर्ड या सोडी लॉ, या बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बात समझ में आ गई? आगे चले तो एक दो लाइन लिखो इसमें तब बताते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कैन डिके एट एनी टाइम, अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कैन डिके at any time between
t बराबर 0 टू t बराबर इनफाइनाइट, t बराबर 0 टू t बराबर इनफाइनाइट। कभी भी हो सकता है तुरंत ही हो जाए, हो सकता है इनफाइनाइट टाइम के बाद हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट when a particular nuclei will decay, it is impossible to predict when a particular nuclei will decay or disintegrate, डिसइंटीग्रेट का क्या मतलब है? जो डीके का मतलब है वही किसका मतलब है? डिसइंटीग्रेट। ब्रैकेट में लिखो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। अल्फा बीटा गामा को क्या कर रहा है? निकाल रहा है, उसी से क्या हो रहा है? रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड और सोडी ने, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, ये कैसा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। तो रैंडम प्रोसेस को उन्होंने अलग अलग क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक लॉ दिया। तो लॉ स्टैटिकल लॉ है। लॉ कैसा है? स्टैटिकल लॉ है, बेस्ड अपॉन स्टैटिक्स। ठीक है, तो लिखो रदरफोर्ड एंड सोडी conducted a experimental study, conducted लिखिए, conducted a experimental study on different kind of nuclei, and gave a statistical law, Rutherford and Soddy conducted a experimental study on different kind of nuclei and gave a statistical law. ठीक है, इसमें लिखो, लॉ लिख लो तब समझाते हैं। When there is a, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, when there is a large number of nuclei, when there is a large number of nuclei, rate of decay comma disintegrate, rate of decay comma rate of decay स्लैश लगा के डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट और डिके एक ही बात है, डिसइंटीग्रेट। रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। देखो, इन्होंने क्या बताया कि भाई ये तो हमको नहीं पता है कि न्यूक्लियाई जो है कब हमारा डिके करेगा, कब हमारा डिके करेगा, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन जो रेट होगा, जो रेट ऑफ डिके होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बात समझ में भी आती, समझो। कोई मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो कोई आपने रेडियोएक्टिव सैंपल लिया, तो उसमें एक ही मान लो हीलियम का न्यूक्लियस है, या यूरेनियम मान लीजिए, यूरेनियम का न्यूक्लियस आपने एक इसमें से रखा ना, 92 238। ठीक है, एक न्यूक्लियस रखा, तो ये क्या करेगा? डिके करेगा, एक सर्टेन रेट से डिके कराओ। आपने एक न्यूक्लियस इसमें और बढ़ा दिया, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक न्यूक्लियस और बढ़ा दिया तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़े। अब 4 न्यूक्लियस हो गए डिके करने के लिए। पहले क्या थे? एक केवल इकलौता न्यूक्लियस था, वो क्या कर रहा था? बेचारा जितना कर पा रहा था डिके कर रहा था। अब एक न्यूक्लियस और बढ़ा दिया, तो इस सैंपल का जो डिके है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब एक न्यूक्लियस और बढ़ा दिया, तो सैंपल का डिके क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक और बढ़ाया
और बढ़ गया। तो रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। क्या ये बात समझ में आई? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट और डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। न्यूक्लियाई की संख्या में बढ़ाता जाऊं तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट या डिके क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, लिखो दिस इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। ये जो है ये क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके और रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। दोनों साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड एंड सोडी साहब। सोडी, रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। ठीक है, अब देखिए इनिशियली मानिए कि लेट इनिशियली वी हैव n number of nuclei, n number of nuclei, n number of nuclei, and in dt time, dn nuclei will decay। देखो इनिशियली हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं और dt टाइम में, छोटा टाइम dt में कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए? dn। तो इसका रेट किसके बराबर है? dn बाई dt किसके बराबर प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। क्या बात सही है? रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेट किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। अच्छा एक बात बताओ, जब न्यूक्लियाई डिके हो रहा है तो न्यूक्लियाई की संख्या कम हो रही है कि बढ़ रही है? उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो न्यूक्लियाई की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये रेट क्या होगा? निगेटिव होगा। ये रेट कैसा होगा? भाई न्यूक्लियाई में से निकल रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? कम। अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ओरिजिनल न्यूक्लियस क्या हो गया? खत्म। बीटा पार्टिकल निकल गया, ओरिजिनल न्यूक्लियस खत्म। तो न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं तो रेट क्या होगा? निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस dn बाई dt प्रोपोर्शनल टू n। इसी को हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आ जाएगा आपका लैम्डा n, माइनस ऑफ लैम्डा n। ठीक है, माइनस ऑफ लैम्डा n। अरे ठीक है, फिर यहां पर वो लगाओ इसको जरा वो करते हैं, डी एन अपॉन एन बराबर क्या? माइनस लैम्डा टी। ये हो गया एन नॉट से एन और ये हो गया 0 से टी। ठीक है, तो डी एन बाई एन बोलो लॉग एन, एन नॉट टू एन। ये क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा टी। 1 अपॉन एक्स का क्या भूल गए? याद है ना? अरे ये तो याद ही होगा। अब बताओ जब t बराबर 0 तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? एन नॉट। कितने? जब t बराबर t तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? n। अब यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, अभी समझाते हैं। नंबर ऑफ जब t बराबर 0 था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? एन नॉट। जब t बराबर t तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने? n। तो कितने डिके हो गए? एन नॉट माइनस एन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये डिके n जो बचा है वो क्या है? नंबर ऑफ
डिकेड न्यूक्लियाई, डिकेड नहीं है। एन नॉट क्या है, 0 पर, फिर डिके हुए तो बचे कितना, एन। अभी समझाते हैं, पहले लिख लो इसको। ये एन हो गया ना, लॉग एन अपॉन एन नॉट बराबर क्या, माइनस लैम्डा टी। ये है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ logarithmic form of law of radioactive decay, law of radioactive decay। अभी लिखाता हूं क्या है, देखो लिखो एट t इज इक्वल टू 0, लिखो एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, at t is equal to 0 initial number of nuclei बराबर n नॉट, बराबर n नॉट। फिर लिखिए at t, at टाइम t, फिर लिखो at टाइम t नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई ब्रैकेट में अनडिकेड न्यूक्लियाई। रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो क्या है, वो क्या है, अनडिकेड। भाई ये तो क्या हो रहा था, डिके हो रहा था, अब डिके होने के बाद बचा कितना, अनडिकेड। ये जो एन है टी टाइम में डिके हो गया जितना हो पाया। अब ये जो एन बचा है ये क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, या बोलेंगे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो डिके न्यूक्लियाई कितने, एन नॉट माइनस एन। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें ना। लिखो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना हो गया, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई ब्रैकेट में अनडिकेड कितना हो गया, एन, एन नॉट नहीं, फिर कंफ्यूज हो तो। नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई या अनडिकेड न्यूक्लियाई क्या है, एन है। t बराबर 0 पर जितने डिके होने थे हो गए, बचे कितने, n। तो n क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई या अनडिकेड न्यूक्लियाई। भाई जो भी इसके साथ डिके होना था वो हो गया, अब इतने बचे हैं, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई डिके हो गए, एन माइनस एन नॉट, एन नॉट माइनस एन, क्या होगा, एन नॉट माइनस एन। उल्टा लिखा है आकांक्षा, उल्टा लिखा है, हाँ ऐसी गलती करो, क्या होगा, एन नॉट माइनस एन। इनिशियली तो न्यूक्लियाई ज्यादा थे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। चलिए एक दो बातें और समझिए। अच्छा अगर n बराबर n नॉट ये है, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो बताओ लास्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर ये देखो बच्चों क्या है, हम लोग ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सवाल नहीं होते, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक में। तो कोशिश करिए कि इसी फॉर्म में याद हो जाए। बोलो क्या कह रहे हो, ये मैंने कैसे लिख दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपकी आपकी समस्या दूर करता हूं। सुनो सुनो सुनो, इनका कहना यह है कि इसको सर पहले ऐसे लिखिए, log n माइनस log n नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। तो log m माइनस log n बराबर क्या, log m अपॉन n, यानी कि n अपॉन n नॉट किसके बराबर, माइनस लैम्डा। अरे एक स्टेप खा गए तो फिर इतना बवाल, हाँ वो ठीक है। चलो आगे बताओ क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है।
अरे वो नहीं निकालना हूं अभी, वो बाद में निकाल लेंगे। अभी बात समझो, यहां तक आया, यहां तक आया। अभी एन नॉट नहीं निकालना है, एन माइनस एन नॉट नहीं निकालना है। वो ऐसा सिंपल आ जाएगा कि एन नॉट, एन और एन नॉट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, एन माइनस एन नॉट कर देना। वो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकालना है। जैसे एन, एन की वैल्यू दी रहेगी, एन नॉट की वैल्यू निकाल लेना। जब एन दिया रहेगा, एन नॉट की वैल्यू फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे तो कर लेना आगे। या जो भी दिया होगा, लेमडा दिया होगा, एन दिया, एन नॉट दिया होगा तो एन निकाल लेना, फिर एन माइनस एन, एन नॉट माइनस एन कर लेना। जो ही होना कि एक ही क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ ले, डीके कांस्टेंट पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, टाइम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, कुछ भी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आया, कुल मिला के घुमा फिरा के। कौन सा फॉर्मूला आया? लॉग एन अपॉन एन नॉट बराबर क्या? माइनस लैम्डा टी। और ये क्या होता है? बेस ई। ये क्या होता है? बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम होता है ना। तो एन अपॉन एन नॉट बराबर किसके? ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि एन बराबर किसका? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आपके ज्यादातर किताबों में यही दिया होता है, बट इससे सवाल नहीं होता है। सवाल होगा फिर दोनों साइड में लॉग लो, फिर कन्वर्ट करो, तो इसी से ना सवाल कर लो, क्यों फायदा है कि उस पे करो। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। इससे सवाल ज्यादा इजी से होता है, इससे थोड़ा सा लॉग वॉग लेना पड़ेगा आपको। तो ये लॉग के फॉर्म में है ही, तो यही ना याद कर लो। देखो बच्चों, अब ये सब करना नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्लास ए 7th 8th 6 7th 8 सब लोग पढ़ के आए ना, सब लोग पास हैं, तब फिर पढ़ाया गया सब में। अरे बायो तुम लोग ने 11th में ली है, उससे पहले तो 10th तक मैथ्स पढ़ी है ना, तब फिर हाँ फालतू की बात मत करो। क्लास 6 में लॉग है, 7th में होगा। अच्छा, लॉग का फॉर्मूले नहीं है? एलजेब्रा, सुन लो मेरी बात। क्लास 7 की एलजेब्रा की बुक में कल मैं तुमको दिखा दूंगा। मेरे टाइम में 6 7 में था लॉगरिथमिक फंक्शन। आपने नहीं पढ़े? पढ़े हो? नहीं है? अरे बताओ बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा है? तुमने नहीं पढ़ा होगा, तुम सो रही होगी तब। अरे ये सब पढ़ा है, सुन लो मेरी बात समझो। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, 2-4 फॉर्मूले में लिखा देता हूं, सुन लो। लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या? लॉग एम इंटू एन। लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या? लॉग एम अपॉन एन। नोट कर लो जिसने नहीं पढ़ा। लॉग एक्स ए बराबर बी, तो x बराबर a की पावर b। अरे बात नहीं, नोट कर लो जल्दी से। इस पे लॉग लो, दोनों साइड में लॉग लीजिए, फिर लॉग x की पावर n बराबर क्या? n लॉग x। इस वाले में दोनों साइड में लॉग लो तो क्या हो जाएगा? लॉग x बराबर लॉग a की पावर b। तो ये क्या हो जाएगा? log x बराबर b log a। ठीक है, हो गई कहानी, यही सारा है और कुछ नहीं है। 1 अपॉन log b बाई a बराबर log a अपॉन b, मतलब a बेस b। और सुनो, log a बेस b बराबर log a बेस e अपॉन log b बेस e। बेस तो क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अरे बस हो गया खत्म, इससे ज्यादा तुम लोग से नहीं मतलब है। ठीक है, लिख लो 4-5-6 फॉर्मूले। देखो इसके सवाल में तुम्हें log का थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझो,
कहीं पर लॉग लॉग लिखा है, जैसे मैंने बोला लॉग ए बराबर लॉग बी, और दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों का बेस क्या है, सेम। तो आपने क्या किया, लॉग लॉग काट दिया, बोला ए बराबर बी, सही है, बोलो, अरे सही तो लग रहा है, लॉग ए बराबर लॉग बी, लॉग लॉग काट दिया, क्या हो गया, ए बराबर बी, सही तो है, नहीं, अच्छा छोड़ो इसको, छोड़ो, इतना नोट करो तब समझाता हूं अभी। इतना नोट हो गया, आगे चलूं, आगे चलें। जैसे मैंने बोला कि log m अपॉन log n, जैसे log a बराबर log b, बेस e, तो आपने log log काट दिया, a बराबर b, हो गया, सही तो है, क्या गलती है, कोई बच्चा बता सकता है क्या गलती है, ये सही है, हाँ, अरे आंसर तो ऐसे ही आता है, देखा होगा किताब में, log a बराबर log b, तो a बराबर b, ये लिखा होता है, ये लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, तो एक्चुअल में log कटता नहीं है, हम क्या लेते हैं, एंटी log लेते हैं, टेकिंग एंटी log ऑन द बोथ साइड, log का उल्टा एंटी log, जब एंटी log ले लेते हैं तो यहां पर log कैंसिल, यहां पर भी log कैंसिल, a बराबर b, log log कटता नहीं है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, टेकिंग एंटी log, ठीक है, चलो इतने से तुम लोग का काम चल जाएगा, आगे चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, log n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लैम्डा t, बेटा देखो इस फॉर्म में याद रखोगे तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। n नॉट क्या है, व्हाट इज n नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, व्हाट इज n, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, दोनों शब्द यूज होता है, नंबर ऑफ अनडिकेड, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई या अनडिकेड, तो डिकेड कितने, एन नॉट माइनस एन, तो लैम्डा क्या, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट, लिखो लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट, लैम्डा इज ए डिके कांस्टेंट, दो तीन नाम है इसके, दो तीन नाम है, जैसे लोगों के भी होते हैं दो तीन नाम, इसका भी दो तीन नाम है, डिके कांस्टेंट है, दूसरा नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या नाम है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तीसरा नाम है इसका रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। फिर लिखिए, अच्छा लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है, एलिमेंट पे डिपेंड करता है, कौन सा एलिमेंट है। अच्छा एलिमेंट भी कहना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट तो निश्चित है, हम किसकी बात में कर रहे हैं, न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई तो लगभग 1500 है, न्यूक्लियाई तो क्या है 1500, वो बने कैसे, आइसोटोप्स की वगैरह से बने, भाई एक हाइड्रोजन है या एक हीलियम ही तोड़ना है भाई, उसके क्या है बहुत सारे, एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो हम कहेंगे कि लैम्डा डिपेंड्स, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और इट्स आइसोटोप, लैम्डा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट और इट्स आइसोटोप, हर आइसोटोप से हर एलिमेंट का लैम्डा क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, तो लिखो लैम्डा डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट and its isotope, choice of element and its isotopes, choice of isotopes and its choice of element and its isotope, ठीक है, बात सही है, चलो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ये फॉर्मूला तो हमको याद है, लेकिन इस फॉर्मूले का भी हमको काम आएगा, n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो देखो एट टी बराबर जीरो, एट टी बराबर जीरो, एन बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो मतलब 1, तो कितना हो जाएगा, एन बराबर एन नॉट, बात सही है,
कितने टी बराबर 0 है तो कितने रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचे भाई, शुरुआत ही नहीं हुई थी, कितना बचा एन नॉट, कितना है एन नॉट। और एट टी बराबर इनफाइनाइट एन बराबर कितना, एन बराबर कितना 0 भाई, ई की पावर इनफाइनाइट देखो एन नॉट ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो एन नॉट अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इनफाइनाइट, बात समझो, किसी भी सैंपल को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में कितना समय लगता है, इनफाइनाइट समय लगता है, कभी भी वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है। कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल हो, बताते ना जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम वगैरह न्यूक्लियर बम गिरे थे, तो ये आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन आज भी वहां पे निकलते हैं। तो क्यों निकल रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसको रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि रेडियो एक्टिव वहां पर एलिमेंट्स आ गए। अब वो क्या कर रहे हैं लगातार रेडिएशन, अच्छा कब तक करेंगे, कोई टाइम लिमिट है, 10 20 50 साल में खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब तक रेडिएशन होगा, इनफाइनाइट, हमेशा के लिए वो शहर क्या हो गए, तबाह हो गए। वहां बताते हैं ना कि बच्चे अभी भी पैदा होते हैं तो कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है रेडिएशन, तो रेडिएशन का इफेक्ट वहां से खत्म किया ही नहीं जा सकता है, वहां पर क्या होगा हमेशा ही रेडिएशन। इसीलिए ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, ये जितना ही ज्यादा फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी है, क्योंकि अगर गलती से कुछ हो गया तो वो जगह हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशन वहां पर फैल गया तो उसको बाद में स्टॉप करना आसान नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उसको आसान नहीं है। बीच में आपने देखा होगा आज से 5-7 साल पहले कहीं सुनामी आई थी, शायद जापान वगैरह कहीं पे आई थी, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो क्या हो गया था, डिसबैलेंस हो गया था, तो पूरा वर्ल्ड एकदम सख्ते में आ गया था कि अब क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर था पहली बात तो, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल, अभी मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल फॉर्म में यूज करने के लिए होता है। और सुनामी आई तो अच्छा वो लेड वेट की छड़े वड़े लगा के उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम मैनुअली उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वरना अनकंट्रोल्ड जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो तो परमाणु बम होती है। न्यूक्लियर बम इज अ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको हमने कुछ करके क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, और कंट्रोल करके हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करा है। अब सुनामी आई तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या हो गई, खत्म हो गई। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो अलग से हम पहले क्या कर रहे थे, उसको दे के उसको मैनेज कर रहे थे, और वो हमारा क्या हो गया, पूरा जाम हो गया, तो वहां पे वो कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया था, बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब वो ब्लास्ट ही होने वाला था कि उसको फिर कंट्रोल कर लिया गया किसी तरीके से ना। तो पूरा वर्ल्ड परेशानी में था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी तो हैं, लेकिन समझ लो बम ही है, वो क्या है, वो बम है, कभी भी दग सकते हैं। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, और उसका इफेक्ट बहुत घातक है। ठीक है मैम, उसका इफेक्ट क्या है, बहुत ही घातक है, क्योंकि रेडिएशन जो होगा हमेशा ही निकलता रहेगा। खत्म हो गई बात। तो हमने देखा कि T बराबर इनफाइनाइट, मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में कितना समय लग रहा है, इनफाइनाइट समय लग रहा है। तो इसका क्या हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, अगर इसको हम टाइम बोल दें, इसको हम n बोल दें, तो ये एक्सपेरिमेंटल, ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक्सपोनेंशियल डिके, ये क्या है एक्सपोनेंशियल, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे एन नॉट की वैल्यू कम होती जा रही है। कैसे कम हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है। तो पहले अगर t बराबर 0 पर था तो कितना था एन नॉट, और ये हो गया, अच्छा कब 0 हो जाएगा, कब 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे लाके छोड़ दो, तो क्या हो गया एन नॉट, ये क्या हो गया एन नॉट। देखो
टी बराबर 1 लैम्डा या लैम्डा बराबर 1 टी। देखो बात समझो, व्हाट इज डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने का तरीका है कि जब डिके कांस्टेंट मतलब टी बराबर होगा 1 लैम्डा, जब टी बराबर 1 लैम्डा होगा तो नंबर ऑफ रिमेनिंग या अनडिके न्यूक्लियाई कितने होंगे 0.368 एन नॉट। यहां हम कह सकते हैं कि जो अनडिके न्यूक्लियाई हैं वो 36.8% क्या है बचे हैं। 38 पहले कितना था एन नॉट, अभी कितना है 0.368। तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले 100% था, अब कितना है 36.8। तो डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एट विच, अभी लिखाऊंगा, एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज 36, नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई is 36.8% of the initial nuclei. Number of remaining nuclei is 36.8% of remaining nuclei. एक तो ये डिफिनीशन हो गई। अगर इतने रिमेनिंग है तो डिके कितने हुए 36.8% रिमेनिंग है, डिके कितने हो गए 63, ओहो घटाओ भाई इसको 0.368, ठीक है 1.000 घटाओ कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 6। तो 63.2% क्या हो गया डिके हो गया। तो एक डेफिनेशन और है, डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इन विच 63.2% of the nuclei will decay। दोनों डिफिनीशन अलग अलग हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। या तो ये वो टाइम है जिसमें 63.2% डिके हो जाएंगे, या तो ये वो टाइम है जिस पर 36.2% बचे रहेंगे। और टाइम भी नहीं है, लैम्डा इज इनवर्स ऑफ टाइम, लैम्डा टाइम के बराबर थोड़ा ना है 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं, लिखो लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम in which number of nuclei left undecayed is 36.8% of initial number of nuclei। 36.8% of initial number of nuclei। नेक्स्ट लाइन से, lambda is the reciprocal of time, lambda is the reciprocal of time in which 63.2% nuclei, 63.2% of the nuclei will decay, 63.2% of the nuclei will decay। अच्छा, ये मैजिक नंबर कहां से आ गया, ये सर अपने मन से आपने क्यों लिख दिया, बताया नहीं। 0.368, तो चलो निकाल लेते हैं। t बराबर क्या रखा हमने, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। t की वैल्यू क्या रखी हमने, बोलो 1/λ। क्या रखी 1/λ। तो क्या हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस 1 और ये होगा n नॉट 1/e, और 1/e की वैल्यू होती है 0.368। 1/e की वैल्यू क्या होती है 0.3, तो n बराबर कितना 0.368 n नॉट। परसेंटेज के टर्म में बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या देखेंगे 36 कितना बचा 36.8% बचा। डिके कितना हो गया, जब इतना बचा तो बाकी क्या होगा डिके हुआ होगा, एन नॉट माइनस एन कर लेंगे। ठीक है, चलिए
तो बाकी बच्चों कल कराएंगे, ठीक है।